शिक्षक दिवस का पावन पर्व आप सभी को तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज भारतवर्ष के तमाम गुरुओं को, क्योंकि हमारा भारत का आज शिक्षक दिवस है। विश्व शिक्षक दिवस हमारा 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। आज 5 सितंबर का दिन है भारतीय शिक्षक दिवस का। इसलिए मैं भारतवर्ष के जितने भी गुरु हैं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो नर्सरी के बच्चे को भले ही पढ़ा रहे या तो फिर वो IAS IPS वाले को पढ़ा रहे, मैं उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करके आप लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग जिस तरह से मेहनत करते हुए बच्चों को कृतार्थ कर रहे हैं, जिस तरह से अपना ज्ञान दे रहे हैं अपना पेट काट करके, या जिस तरह से भी मेहनत करके, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, कितना बलिदान करना पड़ता है अपने जीवन में। चाहते हैं कहीं घूमने जाना, हमारा भी एक पर्सनल लाइफ होता है। हम लोग जब टीचिंग लाइन में आते हैं तो हमारा पर्सनल लाइफ अलग। कहा जाता है कि एक इंसान का 2 लाइफ होता है, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन टीचिंग लाइफ मात्र एक ऐसा है जिसमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक करना होता है। मजबूरी बन जाती है, सब चीज़ों का अपना त्याग बलिदान करना पड़ता है। कोई भी खुशी होती है, कोई भी गम होती है, हम लोग एक नहीं फील कर सकते। किसी त्याग करना पड़ता है बहुत कुछ। बच्चे के बारे में सोचना होता है, कल क्या टेस्ट लेना है, किस तरह से बच्चा को कंटेंट सबसे बढ़िया देना है। आज तक जो पढ़ाया है, पहला बैच में जो पढ़ा है, दूसरा बैच में उससे कुछ हट करके हो, कुछ अलग हो। खासकर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टीचर्स को लेकर के हर दिन हमारा क्वेश्चन का ट्रेंडिंग ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ नए सवाल बनते रहते हैं। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में हमेशा नए सवाल बनते हैं, हमेशा चेंजेस होते रहता है, उतार चढ़ाव कॉम्पिटिटिव के फील्ड में आता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक फिक्स सिलेबस मिल गया 9-10 की किताबों में या 11-12 की किताबों में जिसको आपको रटना है एग्जाम में। कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है जिस पर आपको उसी को रिपीट करते हुए लिखना है। यहाँ पर जो है सवाल चेंज होते रहते हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्षेत्र में होता है। तो मैं उन सभी तमाम भारतवर्ष के गुरुओं को तो सबसे पहले नमन करना चाहूँगा और उनके कार्य को देखते हुए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं भी दूँगा। और मैं स्वामी विवेकानंद अकेडमी से विशाल कुमार, मैंने आज से करीबन 1 साल पहले 7 सितंबर को हमारा क्लासेस शुरू हुआ था। 15 अगस्त को हमारा पिछले साल ऑफिस का उद्घाटन हुआ था। 1 साल से अधिक हो गया इंस्टीट्यूट का शुरू हुआ और 2 दिन के अंदर ही हमारा 1 साल का क्लासेस की अगर बात करें, क्लासेस को शुरू हुए भी 1 साल हो जाएंगे 7 सितंबर के दिन। मैंने बहुत ही मेहनत से एक बहुत ही कम उम्र में 16 वर्ष 7 महीने की उम्र में तैयारी अपनी शुरू की। पटना में गया, मुझे पता भी नहीं था पटना किस दिशा में है। बस एक जिद के साथ में निकला अपने घर से झूठ बोल करके कि पटना में मेरा दोस्त है, और वास्तव में तो पटना में कोई था नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि पटना का रास्ता किधर है, कि वो पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है। इतना भी बुद्धि नहीं था, भारत का नक्शा भी दिमाग में क्लियर नहीं था। और उस सोच और उम्मीद से मैं गया तैयारी करने के लिए। और उसके बाद मैंने बीच के मैं अपने संघर्ष को यहाँ पर नहीं सुनाना चाहूँगा। आज एक महत्वपूर्ण मुझे घोषणा करनी है जो पिछले कई दिनों से मैं करना चाहता था लेकिन नहीं किया। मैंने कहा कि 5 सितंबर का दिन सबसे उचित होगा और उसी दिन मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करूंगा, ऑफिशियल घोषणा करूंगा। तो मैंने अकेले के दम पर काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत की। अकेले के दम पर मैं नहीं करना चाहूँगा। हमारे पास, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण मुझे कभी अकेला फील नहीं होता। जब से मैंने तैयारी शुरू की, एक बंद कमरे में मैं आज भी अकेला हूँ। आज भी मेरा घर सामने है लेकिन फिर भी मैं एक बंद कमरे में अकेला रहता हूँ। लेकिन मुझे कभी अकेलापन महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई दिव्य शक्ति मुझे पीछे से धकेल रही कि विशाल तुम निकलोगे, तुम जब लोगों से जुड़ोगे। और जब मैंने धीरे धीरे निकलना शुरू किया, अब धीरे धीरे कारवां बनता चला जा रहा है। अभी तक स्वामी विवेकानंद अकेडमी को मैं अकेले के दम पर चला रहा था। काफ़ी उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, कई सारी गलतियाँ भी की मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा। गलतियों को एक्सेप्ट करना ही ज़्यादा, लेकिन मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आगे से जो है वो गलतियों को ना दोहराया जाए। तो मैंने अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पैर कदमों को तो बढ़ा दिया, लेकिन कोई भी एक संस्थान, कोई भी एक ब्रांड, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले के दम पर खड़ा नहीं होता है। उसके साथ कुछ लोगों का साथ होता है। मेरे साथ एक खास चीज़ रहा, मैं जब भी जहाँ भी पढ़ाने के लिए गया, शुरुआत में मुझे जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ, सब स्टूडेंट को लगता है कि ये तो हम ही लोग की तरह दिख रहा है, ये तो बच्चा की तरह दिख रहा है। तो शुरुआत में उनके सबसे पहले इंटेंशन यही रहती है कि शुरू में मेरा क्रिटिसिज्म होता है। हमेशा ही हुआ है, हर एक बैच में होता है कि शुरू में मेरा क्रिटिसिज्म होता है। लास्ट में वो मेरे ज्ञान के आगे, मेरी बातों से उसे झुकने पे मैं मजबूर करता हूँ। और ये मेरा स्वाभिमान है कि मैं अपने शिक्षक समाज में मैंने जो भी अपना सीखा है, अपने बड़े बुजुर्गों या अन्य शिक्षकों से मैंने सीखा है, उस शिक्षक की मर्यादा को मैंने हमेशा तत्पर रखने की कोशिश की।
तो शुरुआत में हमारे साथ ऐसे ही होता है कि कुछ शुरू में क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि ये तो बच्चा है। बिल्कुल सही है, 16 साल 7 महीने की उम्र में तैयारी शुरू की तो बच्चा ही ना रहेंगे यार, कितना उम्र होगा। तो अकेले के दम पर मैंने कोचिंग की शुरुआत की और अब मैं आप लोगों को ऑफिशियल घोषणा ये करना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद एकेडमी, जहाँ पर मात्र एक टीचर था जो वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके जीएस, वही इंग्लिश, सब कुछ वही पढ़ा रहा था, लेकिन अब से स्वामी विवेकानंद एकेडमी में एक नहीं बल्कि 3 शिक्षक हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज कुमार, हमारे भाई के रूप में अनुज कुमार, जो आप लोगों को, सर थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा अनुज कुमार जी से। ये जो है आप लोगों को साइंस का पोर्शन करवाएंगे जीएस में। और दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे स्तंभ, हमारे बड़े भाई, आइए सर, दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इन लोगों को शिक्षक नहीं, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई के रूप में, मैं मतलब भाई कहना सही है, इसमें छोटा बड़ा शिक्षक समाज में नहीं होता, सब कुछ बराबर होता है। तो मैं एक भाई कहते हुए, संबोधित करते हुए हम लोग अब मिल करके स्वामी विवेकानंद ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक संस्थान नहीं, एक मंदिर है। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट को कह देता हूँ कि यहाँ तुम पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ करके ज्ञान लेकर के आप घर में बैठ जाओगे। इस संस्थान को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, इसके पीछे मैं भी नहीं हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि डायरेक्टर के रूप में मेरा नाम नामांकित किया जाए। इनके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद है। हम लोग यहाँ पे यूथ से आएंगे, चले जाएंगे। मेरा सपना यही है कि स्वामी विवेकानंद एकेडमी झारखंड के हर जिले में कोने कोने, चप्पे चप्पे तक जाए। हाँ, जिसके लिए मुझे हर एक स्टूडेंट का सहयोग मुझे चाहिए। जिसमें मैंने अपने सफ़र की जिस तरह से शुरुआत की थी, दोनों, अब हम लोग 3 टीचर हो गए। उम्मीद है कि आगे और भी ये कारवा बढ़ेगा, ये भी सिलसिला बढ़ेगा, बच्चे निकलेंगे, जॉब लेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट बड़ा होगा। और मेरा यही सपना है कि जिस तरह से हर एक राज्य से एक टीचर अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता है कॉम्पिटिटिव फील्ड में, उसी तरह झारखंड से एक टीचर निकले जो हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करे। जो झारखंड में अगर बात करें, उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाती है, लेकिन हमारा झारखंड से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है। लेकिन एक कहते हैं ना, भारत में प्रसिद्ध टीचर की कमी है। और मेरा सपना रहेगा कि वो मैं नहीं तो मेरा एक स्टूडेंट निकले, मेरे ही संबंधित, मेरे दोस्ती यारी में या मेरे ही टीचर समाज में जितने लोग हैं उनमें से कोई एक निकले। यही मेरा सपना है। और इन्हीं के साथ मैं अब चाहूँगा कि दोनों टीचर अपना अपना कुछ बातों को रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है कार्यक्रम को हम लोग आज के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर सब लोग जयकारा लगा देते हैं। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है, तो एक बार सब लोग नारा लगा देते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की जय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग आ जाइए सर, अपना हाथ रखिए यहाँ पे, और हम लोग मिल करके अब प्रतिज्ञा लेते हैं जैसे कि हमारा आज कण कण, हमारा शरीर का रोम रोम, हमारा शरीर का नस नस, हमारा जीवन का हर एक और ये ना कि ये क्या आते हैं मोटो, आज को मोटिवेट किया, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता रहा, वो लेके नहीं चलना। हमको एक जब तक मंजिल ना मिले तब तक उसको हमको मतलब उसके पीछे लगना है। जिस फॉर एग्जांपल हम क्या आते विशाल सर का लेते हैं, जिस प्रकार सर ने बताया कि 16 साल का एज में हम क्या आते घर से बाहर निकल गए थे, और आज देखिए सर का 21 साल हो रहा होगा, ये सर कितना मतलब कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। फिर इनका सर का अभी भी मन नहीं भरा है, ये चाह रहे कि हम ऐसा और कुछ करें कि ये जो मैं हमारा नाम या हमारा इंस्टीट्यूट, ये स्वामी विवेकानंद, हर एक क्या आते हैं कोने कोने मतलब हर एक स्टेट में क्या आते जाने के, हाँ क्या आते हैं झारखंड स्टेट में स्वामी विवेकानंद एकेडमी है। और उनके संस्थापक विशाल सर, जिन्होंने क्या आते अपने बलबूते पे और सारे शिक्षक और स्टूडेंट के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचाए। तो ये जिस प्रकार सर के अंदर जितनी आग लगी हुई है अपने कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, अपने स्टेट, अपने ग्राम, अपने गांव को क्या आते हैं एक कहीं नाम देने का, तो उसी तरह आग हम लोग को अपने आप में भी लगाना है। और ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन, ये आग उस समय तक रहना चाहिए जब तक हम उस मंजिल को ना पहुंच पाएँ, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग को क्या आते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना काबिल समझा, ठीक है। थैंक यू। देखो 2 मिनट सर के लिए कुछ हो जाए, 2 मिनट निकालिए, ठीक है। देखिए सर नए हैं, अनुभव का कमी है।
मैंने आप लोगों को एक जर्नी शेयर की थी ना कि फर्स्ट टाइम रांची का क्लास में गए। रांची में जब फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए गए, AKS अकेडमी में एंटर किए, पूरा भीड़। अब देख के मेरा पैर कांपने लगा, कभी पढ़ाई नहीं जीवन में। अब पूरा तैयारी तो पूरा ज़बरदस्त करके गए कि मतलब एक सप्ताह का पूरा कंटेंट, एक दिन पढ़ाना था, एक सप्ताह का कंटेंट तैयारी करके गए। और उस समय क्या था कि ये फेस में थोड़ा बहुत दाढ़ी है, आज तो थोड़ा सेट करवा गया है, तो फेस में उस समय दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं था। ठीक है, और ऐसे एंटर करके क्लास में कोई हमको देख के खड़ा ही नहीं हुआ। अब खड़ा नहीं हुआ तो हमको अजीब लगा कि हमको लगा कि अब ऊपर क्लास चले गए तो अब जो खड़ा नहीं होता है सर, ठीक है, अब वहाँ पे सब टीचर को देख के खड़ा होता है, तो हमको पता नहीं था, हमको लगा कि कंपटीशन वाला है, तो लोग देख के खड़ा नहीं होता है सर, तो हमने कुछ नहीं बोला। हम वहाँ पर गए और वहाँ पे जब एंटर हुए तो सब हमको देख रहा है इधर उधर, कोई फिर अपना बातचीत कर रहा है, किसी को पता ही नहीं कि टीचर एंटर हुए। उसका जब AKS डायरेक्टर का नाम AKS था, वे एंटर गए किए और उसके बाद बोल रहे कि विशाल सर आ गए, तो विशाल सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। उसके बाद फिर सब उस समय सब देख रहे हैं कि कहाँ, बोले कि यहाँ है जी, कहाँ है। उसके बाद फिर वहाँ पर गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे बारे में उद्बोधन करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पहला क्लास एडवांस मैथ पढ़ाना है, ज्योमेट्री से शुरू करना था, ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू किया। अब शुरू तो कर दिए पढ़ाना, वहाँ पे बच्चा मेरा टांग खिंचाई करने लगा। ठीक है, सब मुस्कुरा रहे, आपस में बात कर रहे, ये तो फिर बच्चा जैसा दिख रहा है, ये कौन बच्चा को उठा के लेके आए, पढ़ा पाएगा जी। उसके बोले कि कैसा टीचर ले आए जी, है ना, पता नहीं सकेंगे कि नहीं पढ़ाने के लिए, कौन बच्चा को उठा के ले आए। तो उसके बाद पता चला कि ये जो इसको जो आलू बम समझ रहा था, छोटा बम समझ रहा था, तो परमाणु बम है रे बाप। तो वही हुआ, वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। वहाँ से जब पढ़ाना शुरू किया, जो हमेशा मेरे साथ होता है कि स्टार्टिंग होता है मेरा एक क्रिटिसिज्म के साथ, और जब एंड होता है तो बच्चों के आंखों में आंसू होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ से जाना नहीं चाहता है। देखिए, ये मेरी एक सच्चाई है कि वो मैंने अपनी जर्नी में इतना जाना कि हर एक बच्चा का कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे फ़ोन में सबका नंबर रहता है, और वो जीवन भर जो है मेरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आप दीपक सर 4 शब्द बोलेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आप सभी को शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को तो पता है कि आज हम लोग यहाँ पर किसके बारे में उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक कविता है, या फिर आप इसको एक थॉट समझ लो कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियों को क्यों ढूंढ रहे हो, आप अपनी दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, आप लोग एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखो कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप लोग कभी भी बोला जाता है ना कि आप लोग हमेशा सही डायरेक्शन में जाते हो। कभी कभी क्या होता है अक्सर कि हम लोग मेहनत करते करते सोचते हैं कि अब हमसे ये नहीं होगा, हम उसी टाइम क्या हो लगता है हम लोग हार मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस समय अगर अपने आप को आप मोटिवेट कर लिए तो यकीन मानो कि आपसे बड़ा विनर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे काबिलियत जो होता है ना अपने आप को जज करने का, वो आप खुद हो। खुद अपने आप को आप जज कर सकते हो कि आप क्या हो, आप किस क्षेत्र में आगे हो। जैसे बोला जाता है कि अभी नरेश बोले कि हमको इंडियन आर्मी में जाना है, शुरू से इनका सपना है, तो सबका एक अपना एम होगा। सबको जो एम आप लोग बना चुके हैं उसको हमेशा उस पथ पर आप लोग अग्रसर रहिए। ऐसा नहीं कि अब हम इंडियन आर्मी के बारे में सोचिए, कोई भी पोस्ट जो आपके सोचे हो। अब ऐसा नहीं कि हम आज सोचे इंडियन आर्मी, 5 दिन के बाद अरे इसको नहीं, अब हम अपने एम को बदल लिए। जहाँ पर आप जिस क्षण वो बदलें समझ लीजिए कि आपका पतन स्टार्ट हो गया। आप जो चीज़ को सपना रखे हो कि हमको ये बनना है तो आप उसको करो, अपना जी जान लगा दो। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि सपने वो नहीं जो हम रात को देखते हैं, सपने तो वो है जो हमको सोने नहीं देते हैं। ये थॉट हमेशा आप याद रखो कि अगर आप जो सपना देखो तो आपको सोने नहीं देगा, और जहाँ आप सोने लगे मतलब कि आपके वो सपनों में दम नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करो। जब भी आपको डिप्रेशन में जाने लगो तो आप उस समय अपने मोटिवेशन का क्वेश्चन पढ़ सकते हो, किसी का जीवनी पढ़ सकते हो। जो आपका IAS के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है आप उसके बारे में पढ़ सकते हो कि एक साइकिल चलाने वाला का बेटा, एक पंचर बनाने वाला का बेटा IAS बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? आप भी बन सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। फिर से एक बार 5 सितंबर की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बहुत ही कम शब्दों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की संपूर्ण जीवनी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार मैं अपने शब्दों में उन्हें बयां करूँ।
उसके बाद फिर मैं मैं हमेशा जो है कोई भी फंक्शन होता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता हूँ, मैं थोड़ा सा लंबा बोलता हूँ, ठीक है। और मुझे बोलना पड़ता है लंबा, क्योंकि लोग मुझे शायद सुनना पसंद करते हैं और मैं किन्हीं को निराश करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा, ठीक है। बोलना पड़ता है, अगर इच्छा ना हो तब भी बुलवा ही देता है, कोई चारा ही नहीं है हमारा, हम बचते ही नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, 1952 से लेकर के 62 तक 10 साल तक इनका उपराष्ट्रपति के रूप में इनका पद चला। उसके बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति बनते हैं। इनका जन्म मद्रास से 68 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में होता है। बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हुनर, बड़े होते हैं स्टेट टॉपर निकल जाते हैं। स्टेट टॉप करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता है कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है, कि टीचर बनना है या क्या, एक एम इनका कुछ खास रहता नहीं है। गरीबी रहती है घर में। बड़े भाई, चचेरे भाई फिलोसॉफी की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई उनकी जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इनके पास किताबें खरीदने का भी पैसा नहीं होता है। बीए करने वाले थे, बीए में किताब खरीदने का पैसा नहीं है। किए क्या कि इनके जो बड़े भाई थे उनकी जो किताबें बची थी वे पास आउट हो चुके थे, तो उनकी फ़िलोसॉफ़ी की किताब जो है राधाकृष्णन साहब के पास आ जाती है। वो किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं था। फ़िलोसॉफ़ी की किताब को पढ़ने के बाद इनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि अब जो है मुझे फ़िलोसॉफ़ी ले करके बीए करना है। बीए करते हैं, फ़िलोसॉफ़ी से इतना लगाव हो जाता है कि आगे चल करके यही उनका जड़ बन जाता है। समय के साथ साथ अपनी संपूर्ण जितना भी डिग्रियाँ थी ये फ़िलोसॉफ़ी में लेते हैं। भारत के सबसे बड़े फ़िलोसॉफर्स की अगर बात करें उसमें टॉप लिस्ट में हमारे गुरु सभी के गुरु, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग टीचर डे को मनाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर बनते हैं, वहाँ पर फ़िलोसॉफ़ी की पढ़ाई करते हैं। मद्रास के बाद इनका ट्रांसफ़र होता है मैसूर में, जो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैसूर में प्रोफेसर बनते हैं। स्टूडेंट के साथ कुछ खासा इनका लगाव होता है। इनकी ये तो अगर बात करें तो इनकी समय की अगर बात करें, इनकी समय अवधि की बात करें तो ऐसे बहुत सारे उनके समय में बहुत से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थे। लेकिन मैं ऊपर से वो जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स है, सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। इसके बाद मैसूर में जब उनका कार्यकाल समय खत्म होने वाला होता है उस समय एक शानदार बग्घी बनाई जाती है। फूलों से सजा करके बग्घी को तैयार किया जाता है और वहाँ पर उनको जो है कर्नाटक के स्टेशन में छोड़ने के लिए होता है, क्योंकि वो वहाँ से जाने वाले थे अब उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत में वो जाएंगे बनारस यूनिवर्सिटी, BHU, ठीक है। वहीं से वो जाएंगे BHU, जाने के बाद वो जाएंगे यहाँ पर राज्यसभा में जाएंगे। खैर यहाँ पर जब बग्घी लाई जाती है वहाँ पर निकलते हैं वो, बच्चों के आंखों में आंसू होते हैं कि अब जो हमारे प्रिय टीचर जो है अब यहाँ से जाने वाले हैं, मैसूर छोड़ करके जाने वाले हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी को छोड़ करके जाने वाले हैं। वहाँ से निकलते हैं, दुल्हन की तरह बग्घी सजी हुई होती है। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि घोड़ों की जगह पे स्टूडेंट खड़ा हो गया है। कि कितनी ऐतिहासिक घटना हुई होगी उस समय कि स्टूडेंट जो है अपने प्रिय शिक्षक को, घोड़ों को हटा करके खुद लग गए हैं वहाँ पर, कांधा दे करके बोल रहे हैं सर स्टेशन तक तो आपको हम ही लेकर के जाएंगे। राधाकृष्णन साहब बग्घी में बैठते हैं, पीछे स्टूडेंट का कारवा, और इतना कारवा लेकर के वो मैसूर कर्नाटक राज्य के स्टेशन में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर उनका भव्य, उसके बाद स्टेशन में जब वो गाड़ी चढ़ते हैं उसके बाद उनका बनारस यूनिवर्सिटी में धूमधाम से इनका स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद बनारस यूनिवर्सिटी में वो अपना समय देते हैं। साल आ गया 1945। समय के साथ साथ राधाकृष्णन साहब की ख्याति बढ़ती जाती है। कई सारी किताबें लिख डालते हैं अपनी। भारत में अगर बात करें, फिलोसोफर्स की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन साहब की बात जरूरी आएगी। तो उसमें से कई सारी किताबें लिखते हैं, जिसमें से अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी वो सबसे ज़्यादा विश्व भर में प्रसिद्ध हुई, सबसे ज़्यादा नाम ख्याति उनको उनके कारण मिला। विश्व में बात करें भारत के प्रथम ऐसे, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें आपको पता नहीं है। 5 सितंबर डांस कर दिया तो राधाकृष्णन साहब के बारे में जान गए। पढ़ोगे तब तो जानोगे, जब तक महान लोगों के बारे में पढ़ोगे नहीं, सीखोगे कैसे, महान कैसे बनोगे। महान लोगों का एक, जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं, मैं एक महान इंसान नहीं हूँ लेकिन मैंने एक चीज़ जीवन में जरूर जाना कि जितने भी महान लोग हुए हैं उनके लाइफ में 2 चीज़ जरूर आया बाबू, जो तुम्हारे पास भी है लेकिन तुम्हारे पास एकदम छोटा रूप में है, एकदम लिटिल, कुछ भी नहीं बोलोगे इसको, ये स्ट्रगल है ही नहीं। तो हर एक महान इंसान के पास 2 चीज़ लाइफ में जरूर हुआ है। एनालाइज करना, उनकी सारी कहानी को ना 2 शब्दों से बयां किया जा सकता है। वो है क्या पता है? स्ट्रगल और हार्ड वर्क।
स्ट्रगल और हार्ड वर्क। स्ट्रगल को पार कर लिया हार्ड वर्क के थ्रू, उसके बाद वो महान बन गए। इसके अलावा क्या है? क्या किन की बात करते हो? लेकर के आओ सामने। अगर दो चीज़ों के अलावा कोई अगर जीवन में किया होगा, कोई भी इतिहास का कोई भी महान इंसान की आप परछाई ले आओ, यहाँ पर तस्वीर लगा दो, मैं बस दो शब्दों में उन्हें बयां कर सकता हूँ कि स्ट्रगल को उन्होंने अपने मेहनत से पार कर लिया। तो जब किसी स्ट्रगल को, जब किसी मेहनत को आप एंजॉय के थ्रू पार करोगे ना, कि अब तो यार बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे तो दे दिया मैथ्स में कि 4 टॉपिक पढ़ गए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SIC है, चारों का एक बार, और रोने लगे गए भैया मराए मास्टर हमको। अब हम क्या करें? 4 गो टॉपिक बोले तो यहाँ पे रोना शुरू हो गया, है कि नहीं? यहाँ पे तो खुद को महान बता रहे हो। जब हम लोग भगत सिंह का लेते हैं कि हमारे देश में भगत सिंह जन्म लिया है भैया, हमारे देश में विवेकानंद जी जन्म लिया है भैया, हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म लिया है भैया, हमारे देश में आज में ये युवा भी जन्म ले रहा है भैया, इसके बारे में बात करो। इसमें पोटेंशियल नहीं है, इसमें जवानी नहीं है, ये पाउडर लगा करके अपने आप को पेश कर रहा है कि हम युवा है। युवा के इसमें क्या गुण है? बताओ मुझे, क्या गुण है? ये तो रोता है। अरे इतिहास के बारे में चर्चा करने बोलो, ये तो धोती फाड़ के रुमाल कर देगा, ये है कि नहीं? बड़ी बड़ी बातें जो एक्चुअल है, चलिए कुछ बातें निकल जाती है मुंह से, निकलने दीजिए, इंसान है हम भी। तो ये इंसान की अगर बात करो, बड़ी बड़ी बातें तो ये कर लेता है, लेकिन जब आती है, जब इनके पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करो, इतना महान आदमी था पृथ्वीराज चौहान कि मोहम्मद गोरी से लड़ दिया। इतिहास थोड़ा सा पढ़ने के बाद वो पूरा एकदम एक्साइटेड, वो तो खुद ही पृथ्वीराज चौहान है, लेकिन उसको बोलो कि पृथ्वीराज चौहान जैसा काम करने के लिए नहीं होगा। यहाँ पे 2 गो टॉपिक याद नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान जैसे की बात कर रहे हो वहाँ पर, है कि नहीं? तो बस महान बनना है ना जीवन में, बस एक चीज़ याद रखो कि मैं महान नहीं हूँ, आपको महान बना सकता हूँ। रमाकांत आचरेकर साहब कोई नहीं जानता, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कौन बनाया? रामानंद आचरेकर साहब बनाते हैं। उनको कोई जानता है? नहीं जानता है। उनको गुरु के रूप में नाम लेता है। द्रोणाचार्य विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर नहीं थे, लेकिन अर्जुन बना दिया। क्या बहुत बड़े महान थे? हम विशाल कुमार कुछ नहीं है, 0 है, शून्य है, इसलिए मैं अपने आप को शून्य बोलता हूँ। लेकिन ये शून्य, आर्यभट्ट जिस तरह से शून्य से उन्होंने अपने जग को जाहिर किया, शून्य के अगर आप बात करें तो विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर शून्य को कहा जाता है। पूरी गणित को चेंज करके रख दिया शून्य आकर के। आर्यभट्ट साहब आए, एक पगला आया जिसको पगला कहा करता था, आर्यभट्ट साहब को बिहार की धरती में जन्म लिया, इतिहास का रुख बदल करके रख दिया। हम लोग पानी पीते हैं, पानी की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पानी, हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात हम हमेशा बोलते हैं, बहुत ये गलत तरीके से इसको कभी मत लेना कि नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए। बगल में पानी बहता है, हम लोग देखते हैं नहर में पानी बह रहा है। एक दिन एक पागल का जन्म होता है, वो क्या करता है कि पानी को फिल्टर करके बोतल में बेच देता है और 20 रुपये ले लेता है। जिस पानी की हम लोग कोई कीमत नहीं करते थे, वो क्या किया? पानी को फिल्टर किया, 2000 रुपये की एक मशीन लिया, पानी को फिल्टर किया, 3 रुपये की बोतल ली, 5 रुपये कॉस्ट पड़ा, 20 रुपये में बेच दिया, 15 रुपये प्रॉफिट कमाए एक बोतल में। और हम और आप उस पानी को देख रहे थे। हम लोग पेड़ ऐसे शाम के समय वहाँ पे पेड़ ला करके ला 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 गाना चल रहा है वहाँ पे शाम को, और वो पागल इंसान क्या कर रहा था? वो दिमाग लगा रहा था, अच्छा ये पानी है, गंदा है, प्योरीफाई कर देंगे, बेच देंगे, पैसा आ जाएगा। तो इसी तरह होता है। खैर हम लोग भटकेंगे नहीं, जो कहानी को हम जर्नी को बता रहे थे उसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी गए, अपना समय दिया, कई सारी किताबें लिख दी, संपूर्ण विश्व में जानने लगा राधाकृष्णन साहब को। अगर बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कई बार उन्हें ऑफर आया, कई बार स्पीच देने के लिए गए। इधर भारत में आज़ादी आ चुकी थी, भारत में आज़ादी आ चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसी समय। दूसरा विश्व युद्ध भैया जब खत्म हुआ, अब सबसे बड़ी समस्या संपूर्ण विश्व की क्या है कि 2 विश्व युद्ध, संपूर्ण विश्व मानव जगत का सबसे कल्याण का बिंदु है। विश्व युद्ध के बारे में जरूर पढ़ो। हम लोग तो एसएससी के सिलेबस में नहीं पढ़ते विश्व युद्ध के बारे में, क्योंकि हम लोगों से वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है। तो कभी मुझे समय मिलेगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं एक बार विश्व युद्ध के बारे में आपको बता दूं। दूसरा विश्व युद्ध जब होता है, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुका होता है, एक से एक ऑर्गेनाइजेशन, इतना ऑर्गेनाइजेशन बन गया कि खुद ही को याद नहीं रहा दुनिया को कि कितना ऑर्गेनाइजेशन, कि तीसरा विश्व युद्ध कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। इसके कारण, क्योंकि इस हिसाब से तबाही मचा। जापान का एग्जाम्पल लो, 6 अगस्त 9 अगस्त 2 गो बम, परमाणु बम छोड़ा, अभी तक असर दिख रहा है, लंगड़ा लूला कहना पैदा हो रहा है। तो वही चीज हुआ। अब यहाँ पे जो 2 देश थे आपस में सब अलग हो गए, अलग थलग हो गए। कोई भी देश अपने आप को दुश्मन के नज़र से, हम लोग विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कई सारे ऐसे देश थे आपस में दोस्त नहीं बनना चाहते थे, है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बता रहा हूँ, इतिहास को जानो थोड़ा सा, क्योंकि इतिहास पढ़ाता हूँ तो इतिहास से कुछ खास ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ, अब जो है
राधाकृष्णन साहब उस समय जो है यहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी में उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था तब तक। मदन मोहन मालवीय साहब जो थे वो उनके ज्ञान से भलीभांति परिचित थे, इतनी किताबें लिख चुके थे, इतने देशों में जाकर के स्पीच दे चुके थे, अपना डंका बजा चुके थे। उन्होंने उनसे निवेदन की कि आप जो है हमारे संविधान सदस्य बन जाए या लोकसभा पार्लियामेंट के आप सदस्य बन जाए, संसद के सदस्य बन जाए। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जो हमारा कार्यकाल 40 साल समय पूरा हो गया, 40 साल तक हम शिक्षक रहे, अब जो है देश को भी समय देना चाहिए। तो वे जो है संविधान सदस्य में शामिल हो गए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कहीं पे भी कोई भी दूसरा देश दूसरे देश पे भरोसा नहीं कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश को कोई मदद देने के लिए हम गए तो बांग्लादेश मेरे से नफरत कर रहा है कि ये जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा मेरे साथ, कुछ ना कुछ हमको हत्या लेगा। मतलब कि विश्वास नाम का चीज़ कोई था ही नहीं। उस समय भारत के राजदूत के रूप में सोवियत संघ यानी कि रसिया की बात करें, वहाँ पर भेजा जाता है पंडित सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को। ये सब कहानी पता थी? नहीं मिलेगा यूट्यूब में, नहीं मिलेगा जर्नी में। इसके लिए किताबें, साहित्य पढ़ना पड़ता है। साहित्य तो पढ़ोगे नहीं, यूट्यूब सर्च कर लिया। 1888 में 5 सितंबर को जन्म, 1975 में मृत्यु हो गई, 1962 ईस्वी में उनका कार्यकाल खत्म हुआ, भारत रत्न समाप्त हुआ। साहित्य पढ़ो, उसमें ज्ञान छुपा है। ये यूट्यूबर क्या कहता है, वो इंटरटेनिंग चीज़ को ढूंढ करके डाल देगा। अभी मैं बताऊंगा सब, अभी यूट्यूब में कितना गंदगी आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से भगवान तक को इन्होंने बदनाम करके रख दिया है, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक हुआ, गए वहाँ पे रूस जो है, आज रूस से मित्रता है। बहुत बोलते हैं कि रूस तो हमारा बचपन का साथी है, साथ में तो घूम के हम लोग लंगोटिया यार है हमारा रूस। लेकिन वो लंगोटिया यार बना कैसे? देन है इंसाफ का, ये भगवान है। ये गए सोवियत संघ में, दोस्ती की, राजदूत नियुक्त हुए। दोस्ती इतना गहरा हो गया कि रूस के साथ आज तक देख सकते हो कि हर एक देश भारत के खिलाफ, भारत का रूस अकेला दोस्त। हर एक क्षेत्र में कोई खास हम लोग मदद नहीं करते, जितना हम लोग अमेरिका को दान दे देते हैं ना कि ये चचा थोड़ा जो है कृपा बनाइए रखिएगा, उतना हम लोग नहीं करते हैं रूस को। लेकिन रूस तब भी साथ दे रहा है और इसकी शुरुआत की थी राधाकृष्णन साहब ने। खैर यहाँ तक समय बीता, भारत में जो है आज़ादी हो चुकी थी, भारत गणतंत्र हो चुका था। भारत में जो नया कानून लागू हो रहा था, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि इतने महान लोग हैं, इनमें से किन्हें प्रमुख पद दिया जाए। जिन्ना साहब से तो लड़ाई हो गई, देश का बंटवारा हो गया प्रधानमंत्री के नाम पे। जिन्ना साहब ज़्यादा पॉपुलर थे, इधर से जवाहरलाल नेहरू ये भी पॉपुलर थे, दोनों में लड़ाई हुआ, 2 देशों का बंटवारा हो गया। खैर वो सब बातें हम लोग नहीं करेंगे, जिनके बारे में बात कर रहे थे उनके बारे में। अब राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, ये 2 लोग बचे। अब राष्ट्रपति किन्हें बनाया जाए और उपराष्ट्रपति किन्हें बनाया जाए? राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता एक सेनानी थे, और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी के दृष्टि में इन्हें रखोगे। लेकिन एक होता है ना कि सामने जाकर के आंदोलन में भाग लेना, तो वो राजेंद्र प्रसाद साहब किए थे। इसलिए उनसे ज़्यादा सीनियर होने के कारण, अनुभवी होने के कारण उन्हें राष्ट्रपति का पद मिलता है और 10 साल तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति होते हैं और उनकी देहांत होने के बाद ये जो है बनते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति। ये 10 साल के अपने जब उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी दरमियान 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो जाती है। 2 आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो 2 जो है अस्थायी प्रधानमंत्रियों की ये नियुक्ति भी करते हैं। इसके बाद इनका जर्नी यहाँ से शुरू होता है। साहित्य कला में बात करें तो संपूर्ण विश्व में नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो 14 बार नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें नामांकित किया गया। कोई बोल देता है 14 बार नोबेल पुरस्कार मिला, इतना आसान नहीं है, हलवा थोड़ी है, नोबेल है। संपूर्ण विश्व में 1 लोगों को मिलता है, ठीक है, एक फील्ड में। तो उसमें साहित्य में 14 बार नामांकित इन्हें किया गया था, ठीक है। यहाँ तक जर्नी शुरू होती है, समय बीतता है। अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद उम्र हो चुकी थी। यहाँ पर 5 साल राष्ट्रपति भी रहे, 15 साल इधर, और उस समय इनका 60 साल उम्र था। 86 साल की उम्र हो गई और 1975 ईस्वी में, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, शायद अप्रैल था, अप्रैल का महीना था, 1975, उम्र हो गया इनका 86 वर्ष, और 86 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई।